हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और मुलाकात के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से मिला। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मेरी बात सुनी। राजस्थान में चल रहे संकट पर हमने विस्तार से चर्चा की। मैं मानता हूं कि जो हमारी भावनाएं थीं, परिस्थितियों को लेकर जो फीडबैक था, वो मैंने सोनिया गांधी जी को बताया है। हम सब यही चाहते हैं कि मेहनत करके 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें और ये तभी संभव है जब हम मिलकर काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम पूरी मेहनत करके राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस होती है और 5 साल भाजपा होती है, लेकिन इस बार इस परिपाटी को तोड़ना है। राजस्थान के संदर्भ में जो भी सकारात्मक निर्णय होगा वो सोनिया गांधी लेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रही रेस जारी है। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए लगातार नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक 1 दिन पहले गुरुवार देर रात को G23 गुट के कुछ अहम नेताओं ने आनंद शर्मा के घर बैठक की और इस बैठक के बाद से ही तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब G23 गुट की तरफ से भी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के घर हुई इस मीटिंग में मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान और BS हुड्डा जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत के हटने के बाद अब शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुख रूप से इस रेस में आगे चल रहा है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा 1 या 2 दिन में लिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की और ये बात कही। बता दें कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं या नहीं, इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से स्थिति सामान्य नहीं है, जिसका मुख्य कारण है आर्थिक तंगी और इसके चलते श्रीलंका के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और इसी बीच पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हालातों को संभालने के लिए आगे आए हैं। दरअसल बुधवार को श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीलंका पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सनत जयसूर्या ने कहा कि अधिक संख्या में भारतीय नागरिकों के श्रीलंका आने से उसे अधिक मात्रा में विदेशी राजस्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पिछले 3-4 महीने बहुत मुश्किल रहे हैं और उस समय भारत समेत उसकी व्यापक मीडिया कवरेज भी हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि बदलावों के बाद श्रीलंका का रोड मैप अलग हो चुका है। हम एक नई दिशा में जाना चाहते हैं। जयसूर्या ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह खासकर पर्यटन के क्षेत्र में श्रीलंका की मदद करने का समय है। एक छोटे देश के तौर पर श्रीलंका पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है और पर्यटकों को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। हमें इस समय भारत से समर्थन की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के लोग श्रीलंका को पूरा समर्थन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अविवाहित महिलाएं भी विवाहित महिलाओं की तरह गर्भपात कराने के अधिकार की हकदार हैं। यह फैसला 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था को गर्भपात कराने के मामले में आया है। इसने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ गिराने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। अदालत ने साफ कर दिया कि एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। इसने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से गर्भवती बनी अविवाहित महिलाओं को इस नियम से बाहर रखना असंवैधानिक है। ईरान में हिजाब को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच तुर्की की मशहूर सिंगर मेलेक मौसो ने ईरान में हो रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन के सपोर्ट में एक बड़ा कदम उठाया है। सिंगर ने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर ही अपने बाल काट दिए और इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
बता दें कि बीते 23 सितंबर को ईरानी पुलिस ने 22 वर्षीय महिसा अमीनी को इस वजह से गिरफ्तार किया था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और पुलिस हिरासत में हुए कड़े टॉर्चर को अमीनी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उनका निधन हो गया। और महिसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ हल्ला बोल दिया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खबरों की माने तो अब तक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 76 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर यूक्रेन के 4 और क्षेत्रों को रूस में मिला लेंगे। ये यूक्रेन के इन हिस्सों में कराए गए कथित जनमत संग्रह के बाद किया जा रहा है। रूस का दावा है कि 5 दिनों के जनमत संग्रह में उसे लोगों ने ऐसा करने का समर्थन दिया है। बता दें कि ये जनमत संग्रह लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसॉन में कराया गया था, जिसमें लोगों द्वारा वोटिंग की गई थी कि उन्हें रूस में शामिल होना है या नहीं। इस कदम के बाद रूस का दावा है कि यूक्रेन के 15% क्षेत्र पर औपचारिक कब्जा हो जाएगा। हस्ताक्षर के मौके पर रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन में एक भाषण देंगे। 2014 में भी जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को रूस ने अपने में मिला लिया था। उस समय भी राष्ट्रपति ने भाषण दिया था। वहीं रूस द्वारा कराए गए इस जनमत संग्रह का पश्चिम देशों ने विरोध किया है। अमेरिका का कहना है कि वो इस जनमत संग्रह के कारण रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।